बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तो बच्चों ये एनी फ्रैंक नहीं लिखा हुआ है और बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें हम ये पढ़ लेते हैं। एनिलीज मेरी एनी फ्रैंक, एनिलीज मेरी है और इनका नाम एनी फ्रैंक भी है, निक नेम। 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और फरवरी मार्च 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल हु रोट वाइल in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जर्मनी में जन्म लेने वाली वह यहूदी लड़की थी जिसने लिखा जब वह द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड के जर्मनी कब्जे के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपी हुई थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands। उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद, परंतु वे फंस गए जब नाजियों के कब्जे नीदरलैंड तक फैल गए। एज परक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे यहूदी जनसंख्या पर अत्याचार बढ़े, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन में गुप्त कमरों में छिप गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन वर्गन बेल्सेस विदिन डेज ऑफ हर सिस्टर। 2 साल तक छिपने के बाद समूह मतलब जो परिवार था उसको धोखा दिया गया और बंदी शिविरों में ले जाया गया जहां एनी की मृत्यु हो गई टाइफस से। तो बच्चों, ये टाइफस जो है ना, टाइफस एक तरह की बीमारी है, ये संक्रमण की बीमारी है। तो टाइफस से इनकी मृत्यु हो गई वर्गन में बेल्से से विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर, मतलब उसकी सिस्टर की मृत्यु के कुछ दिनों बाद में ही। मार्गोट फ्रैंक, और जो उसकी सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द कैंप रिटर्न्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उसके पिता ओटो, जो केवल एक ही जीवित व्यक्ति बचे थे समूह में, एम्स्टर्डम लौटे युद्ध समाप्त होने के पश्चात यह पता लगाने के लिए कि उसकी डायरी को सुरक्षित रखा गया या नहीं। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, इस बात को मानते हुए कि एक अनूठा अद्वितीय अभिलेख था, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसने इसको इंग्लिश में प्रकाशित करने की कार्यवाही की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1945 until its final entry of 1 August 1944। डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और ये 12 जून 1942 से इसकी अंतिम प्रविष्टि 1 अगस्त 1944 तक उसके जीवन की घटनाओं का वृतांत बताती है। ठीक है ना बच्चों, ये क्रॉनिकल्स मीन्स वो जो जीवन का वृतांत बताती। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। अंततः इसका मूल डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary।
कई फिल्में, टेलीविजन और नाट्य प्रस्तुतियां और जहां तक कि एक संगीत नाट्य भी बन चुका है उस डायरी पर आधारित। डिस्क्राइब्स, अब इसमें क्या है लिखा है बच्चों, डिस्क्राइब्स एज द वर्क ऑफ अ नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड। इसमें वर्णन किया गया है बच्चों एक परिपक्व और व्यावहारिक दिमाग के कार्य का। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। डायरी प्रदान करती है नाजी के कब्जे के अधीन दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा का। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक बन चुकी है सबसे अधिक प्रसिद्ध और चर्चित नरसंहार पीड़ित। बच्चों इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है ऐसे जिनका मैं अलग से आपको मीनिंग बताऊंगा और अलग से मैं इसे PDF बनाकर आपको डाल दूंगा। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा, अभी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी को हम क्लास के दौरान पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। राइटिंग इन द डायरी, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। बच्चों अब वो कहती है कि डायरी में लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है मेरे जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स will be interested in the musings of a 13 years old school girl। अब वो कह रहे बल्कि इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मैं और ना ही कोई अन्य व्यक्ति इस 13 साल की एक स्कूली छात्रा के विचार के बारे में रुचि लेगा। ओ वेल, अरे ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और ये मुझे इससे और भी अधिक आवश्यकता है कि मैं दिल की सभी चीज़ों को बाहर निकालूं। मतलब बच्चों वो यहाँ ये कह रहे हैं कि डायरी का मतलब ये नहीं कि लोग उसको पसंद करेंगे, और वो तो बल्कि ये भी कहते हैं कि लोग क्यों पसंद करेंगे, कि एक 13 इयर्स की जो छात्र, स्कूली छात्र, उसके विचारों को सुनना क्यों पसंद करेंगे। परंतु वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए इसको लिखना चाहती हूँ कि मैं मेरे जो चेस्ट की सारी चीज़ें बाहर निकालना चाहती हूँ, मेरे दिल की सारी चीज़ें बाहर निकालना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, अब वो कहती है यहाँ, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में मतलब जो कागज़ है, कागज़ में बहुत धैर्य होता है लोगों की तुलना में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन एट माई हैंड्स। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों विचार किया था जब मैं थोड़ा अवसाद में थी और उदास थी और घर में बैठी थी और अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रखकर बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर हो रही थी और लिस्टलेस थी, निरुत्साहित थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये विचार कर रही थी कि मैं घर में रुकूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं वहीं पर रुकी जहां मैं चिंता कर रही थी। ब्रूडिंग मतलब चिंता करना होता है बच्चों। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्थिप बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी। अब वो कहती है, हाँ कागज़ में अधिक धैर्य तो होता ही है, मैं योजना नहीं बना रही थी कि इस कठोर कवर वाली नोटबुक, जिसे शान से डायरी कहा जाता है, किसी और को पढ़ने देने की। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इफ probably won't make a bit of difference। अब वो कहते कि जब तक कि मुझे कोई मेरा सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तब तक मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ने दूंगी, और इसमें संभवतः जरा सा भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव फ्रेंड। अब बच्चों वो कहते हैं कि अब मैं वापस उस बिंदु पर आती हूँ जिसने मुझे पहले डायरी को पहले स्थान पर रखने के लिए प्रेरित किया। वो बात क्या थी कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे इसको और स्पष्ट रूप से बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव
that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कोई भी इस बात में विश्वास नहीं करेगा कि इस 13 वर्षीय इस ये लड़की दुनिया में पूर्ण रूप से अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूं भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे स्नेही माता पिता हैं. एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी 16 साल की एक बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे जिनको मैं फ्रेंड बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है. लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, और मेरा एक अच्छा घर है और मेरी प्यारी चाचियां हैं. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और बाहर रूप से मेरे पास सब कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है. एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. सदा मैं सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो कितना अच्छा समय होता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स. मैं अपने आप को हर किसी मामले में बात करने में योग्य नहीं पाती हूँ. मतलब बच्चों किसी दूसरे मामलों में बात नहीं करती हैं, परंतु केवल रोज़मर्रा की सामान्य बातों के अलावा वो रोज़मर्रा की सामान्य बातें करती है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम और अधिक घनिष्ठ होते हुए मालूम नहीं पड़ते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही एक समस्या है. मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद यही मेरा दोष है. दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं. इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो बदलने वाली भी नहीं है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया. टू एनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में मेरे प्रतीक्षित मित्र की कल्पना बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं डायरी में उन तथ्यों को नहीं लिखना चाहती. द वे मोस्ट पीपल डू, जिस तरह से बहुत सारे लोग लिखते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो डायरी ही मेरी फ्रेंड बने. आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी नाम से बुलाना चाहती हूँ. मतलब मैं इसका नाम देती हूँ, इस फ्रेंड का क्या नाम देती हूँ? किटी. तो बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन वर्क है, चेक है, ये अपन बाद में करते हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन, पहले अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, चूंकि कोई भी एक भी शब्द नहीं समझेगा किटी की मेरी कहानियों का. इफ आई वर टू प्लंज राइट, यदि मैं सीधी बात कहूं तो, इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, जब तक कि मेरी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त विवरण में ना दे दूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है. माई फादर इज द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं जो अभी तक मैंने देखे हैं. डिंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने अपनी शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए. सी वॉज 25, और माई मदर कितनी की थी? वो 25 की थी. माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी बहन मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 को पैदा हुई. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ. अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की हुई मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड
इन सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर में मेरी मम्मी हॉलैंड चली गई, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विथ आर ग्रैंड मदर। और मुझे और मेरी बहन को आचन भेज दिया गया हमारी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मैं मार्गोट मेरी बहन जो है ना वो फिर दिसंबर में वहाँ हॉलैंड गई और मैं फरवरी में हॉलैंड गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और फिर मुझे वहाँ पर मार्गोट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे टेबल पर पटक दिया गया। आई स्टार्टेड द राइट वे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं तब तक वहाँ रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उस समय फिर मैंने पहली कक्षा में पढ़ना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस। और 6वीं क्लास और 6th फॉर्म में 6वीं क्लास में मेरे टीचर जो थे ना वो कुपुरस थी। प्रधान अध्यापिका द हेड मिस्ट्रेस प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में हमारी आंखों में आंसू थे जब हमने हृदय विदारक विदाई ली। मतलब जब हम वहाँ से जब हमारा ये पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर जब हम वहाँ से डिपार्ट हो रहे थे, मतलब अलग हो रहे थे, तो हमारी आंखों में आंसू थे। आई स्टार्टेड राइट वे एट इन समर 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल एंड हैव टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 में मेरी दादी बीमार हो गई और उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा बर्थडे बगैर कोई सेलिब्रेशन के बीता। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और फिर दादी माँ 1942 में ख़त्म हो गई, शांत हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई ये नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी, कितना याद करती थी। एंड स्टिल लव हर, और इन्हें आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर दी अदर्स। अब 1942 में जन्मदिन उत्सव दूसरों की कमी पूरा करने के इरादे से था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और ग्रैंड माँ की भी कैंडल जलाई गई, मतलब उनकी याद में भी एक मोमबत्ती जलाई गई दूसरों के साथ साथ। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम जो चारों अभी भी अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और फिर वो अब मुझे 20 जून 1942 पर लाते हैं। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी डायरी के बारे में गंभीर समर्पण पर। अब वो बच्चों इसमें किटी के विषय में कुछ लिखा है तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। डियरेस्ट किटी, अब वो लिखती डियरेस्ट किटी, मतलब अपनी डायरी को लिखती है, वो उसको दोस्त मानती है। आर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। बच्चों यहाँ पर ये एक प्रोवर्ब है कि हमारी पूरी कक्षा डर के मारे कांप रही थी। ये है क्विकिंग इन इट्स बूट्स, डर के मारे कांपना। द रीज़न, कारण क्या था? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। मतलब इसलिए डर के मारे कांप रही थी कि एक मीटिंग होने वाली थी, और मीटिंग में टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी, और उसमें ये डिसाइड किया जाने वाला था कि अगली कक्षा में कौन जाएगा और कौन इसी कक्षा में रहेगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। GN और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों पर हंस रहे थे। CN and Jax, उनका नाम CN and Jax था। Who have staked their entire holiday savings on their bed। उन्होंने अपनी पूरी जो छुट्टियां थीं
वो पूरी छुट्टियां शर्त पूरा करने के दांव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास। सुबह से रात तक लोग ये कह रहे थे तुम पास होने वाले हो। नहीं, आई एम नॉट। नो, मैं पास होने वाला नहीं। यस यू आर। हाँ तुम पास हो गए। नो आई एम नॉट। नहीं मैं नहीं। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स कांट काम देम डाउन। और जहाँ तक जी की याचना भरी निगाहें और मेरी गुस्से भरी भड़ास भी उसको शांत नहीं कर पा रही थी। देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कह रहे हैं कि लगभग बहुत सारे यहाँ पर बुद्धू बच्चे हैं, डमीज हैं, बहुत सारे मतलब कमज़ोर बच्चे हैं। लगभग क्वार्टर मतलब 25%। द क्लास शुड बी केप्ट बैक मतलब जो आधी में से आधी मैंने 25% क्लास जो है ना वो यहीं रुकेगी, मतलब वो फेल होंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। परंतु वो कहती है कि परंतु शिक्षक जो है ना वो सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित प्राणी है इस पृथ्वी पर। मतलब शिक्षक के विषय में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या कर दें और क्या ना करें। ठीक है ना बच्चों। आई एम नॉट सो वरीड, मैं उतनी ज़्यादा चिंतित नहीं थी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरी जो साथी सहेलियाँ और मेरे बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं थी। वी विल मेक इट, हम इसको कर लेंगे। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसके विषय में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनीवे कोई बात नहीं। ऑल वी कैन डू एस इज वेट। अब हम जो सब कर सकते थे वो केवल क्या था कि केवल हम इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और हमने ये कहा एक दूसरे से कि भैया हिम्मत मत हारो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, बट आप हिम्मत नहीं हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरा सभी शिक्षकों से अच्छा कॉन्टैक्ट था, सभी से अच्छी पढ़ती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। उसमें 7 पुरुष थे और 2 महिला थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। एक मिस्टर कीसिंग थे जो पुराने रूढ़िवादी व्यक्ति थे, वो गणित पढ़ाते थे हमको। वॉज annoyed with me for ages because I talked so much। वो कई दिनों से मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग चेतावनी देने के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मतलब अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। और वो क्या था? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स मतलब उन्होंने मुझे एक चैटर बॉक्स पर, बच्चों चैटर बॉक्स होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, कभी चुप नहीं रहता, तो वो चैटर बॉक्स पर उन्होंने मुझे निबंध लिखने को दिया। अब अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट? एक चैटर बॉक्स में आप क्या लिख सकते हैं अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैंने कहा इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। आई जोट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा। टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और मैंने उसको अपने उसमें बैग में रख लिया और मैंने चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा जो और दूसरा होमवर्क था वो पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। वो जो ऐसे के नोट पर मेरी आंख गई, मेरा ध्यान गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने फाउंटेन पेन की, मतलब जो पेन रहता है ना बच्चों लिखने वाला, उसकी नोक को दांत से चबाते हुए मैंने सोचा कि यार क्या लिखें इसमें। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी बकवास तो कोई भी लिख सकता है ना। रेम्बल मतलब यहाँ पर बकवास है बच्चों। तो बकवास, वो कह रहे कि बकवास तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है ना, और वर्ड्स के बीच में जगह भी छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग। परंतु अब ये लिखना है कि भैया टॉकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें बिल्कुल ठोस सबूत के देते हुए बात लिखना था, तब तो कोई बात थी।
आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर अचानक मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज लिखे जो जो टॉपिक मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उस पर ये बात कही, मैंने उस पर तर्क किया कि बात करना जो है ना विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट स्ट्रेट होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हालांकि मैंने इसको नियंत्रण में रखने की भरपूर कोशिश की है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। अब वो कहती है कि भैया मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं बात ना करूं, परंतु ये जो मेरी बीमारी है ना, ज़्यादा बोलने की जो मेरी हैबिट है, वो तो कंट्रोल हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप जो आनुवांशिक गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अब उसके जन्म से ये चीज़ें आई तो उसमें क्या कर पाएंगे, ये उसने तर्क दिया वहाँ पर। तो बच्चों ये वाकई में बहुत अच्छा तर्क था। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तथ्यों पर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जब मैंने अगले लेसन में फिर मैंने बात करना शुरू कर दिया, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, फिर मुझे उन्होंने दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक था ना, वो उसका नाम क्या था टॉपिक का? ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इन इट, मैंने इसको भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब फिर इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने 2 पूरे लेसन तक मुझसे कुछ नहीं कहा, वो खुश हो गए होंगे उससे। हाउएवर फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, फिर थर्ड लेसन के दौरान ही वुड फाइनली हैड इनफ, उनसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो क्या करते हैं? एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, अब वो कहते हैं कि एनी फ्रैंक क्लास में बात करने की सजा के तौर पर राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। अब वो कहते हैं कि तुम फिर से एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल क्या है? क्वैक क्वैक क्वैक। बच्चों जो बतख की आवाज़ होती है ना, क्वैक क्वैक करना, वो सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स कहती है क्वैक क्वैक क्वैक। इस पर एक आप वो लिखो, ठीक है ना, ऐसे लिखो। द क्लास रोल्ड, क्लास बहुत तेजी से हंसी, ठहाके लगे। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी बहुत तेजी से हंसी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंटीग्रिटी ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, हालांकि चैटर बॉक्स के टॉपिक पर अब कुछ समय और कर बुद्धिमत्ता, मतलब अब बच्चों यहाँ से ये है पूरी कक्षा से। इट वॉज आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, तो बुद्धिमत्ता लगभग मेरी थक चुकी थी चैटर बॉक्स के टॉपिक पर, मतलब मैंने इतना ज़्यादा चैटर बॉक्स पर लिखा था कि अब मेरी इंटेलिजेंसी भी थक चुकी थी, ठीक है ना। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ और करने का मन कर रहा था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। अब उसने कहा कि यार चैटर बॉक्स में बहुत कुछ लिखा है, अब थोड़ा सा चेंज करके लिखें। तो उसने कहा, उसने उसकी फ्रेंड जो सैनी है ना, वो पोइट्री में बहुत अच्छी, मतलब कविताएं लिखती हैं। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और ऐसे को शुरू से आखिरी तक हम कविता में लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर द जॉय, और मैं खुशी से उछक पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट, वो जो मिस्टर कीसिंग थे ना, वो इस हास्य सब्जेक्ट से मुझे परेशान करने वाले थे। तो आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब मुझे ऐसा लगा जब मैंने वो कविता उनको दी
तो मुझे लगा कि वो जोक उनके लिए था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत खूबसूरत पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक ये मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वान, और फादर हंस के बारे में थी। मदर डक और फादर हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर, वो उनके फादर हंस द्वारा मार दिए गए, बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काँव काँव करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे, हालांकि सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग ने इसको अच्छे तरीके में लिया, अच्छे भाव में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पूरी कक्षा में उस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज कमेंट्स, उसने उसके कमेंट्स भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने दूसरी अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे कक्षा में बात करने की आज्ञा दे दी गई, और मुझे दूसरा होमवर्क भी, अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया जाने लगा। ऑन कंट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और अब मिस्टर कीसिंग भी इन दिनों जोक मारने लगे। तो बच्चों, ये हमारा लेसन यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है ना। तो इस लेसन का नाम क्या था? ये हमारा फोर्थ लेसन था। इसका नाम था, यहाँ पर अपन देखते हैं, यस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है ना बच्चों। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। टिल देन, बाय बाय।